हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिस्टोफर नोलन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है ओपनहाइमर। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं या फिर साइंस को पसंद करते हैं और सिनेमा को देखने का नजरिया आपका अप लेवल का है, तो ये फिल्म आपको पसंद जरूर आएगी। हालांकि एक साइंटिस्ट जिसने वो बनाया जिससे दुनिया की तबाही हुई थी और लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, उसके जीवन पर क्या बीत रही होगी, ये फिल्म उसी पर बेस्ड है। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के फ्रेश कंटेंट आपको मिलते रहें। मूवी की शुरुआत में हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर क्लीन मर्सी यानी कि ओपनहाइमर को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर एक केस चल रहा था और ये कहानी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी। जिसके बाद यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एसीसी के हेड लोविस एस्ट्रोस को देख पाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से कोर्ट में, जहाँ पर ना ही कोई पब्लिशर्स होते हैं, ना ही प्रेस काउंसलिंग होती है और ना ही कोई आम पब्लिक बैठी होती है। मीटिंग का मेन मुद्दा था कि क्या ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना भी चाहिए था या फिर नहीं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर हुए बड़े परमाणु धमाके के अंदर इन्हीं का नाम आगे आता है। और फिर इनसे पूछा जाता है कि क्या आप बचपन से ही तबाही दिमाग वाले थे। जहां से कहानी उनके कॉलेज टाइम में शिफ्ट होती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि अपनी केमिस्ट्री क्लास में जब टीचर ओपनहाइमर को पढ़ा रहे थे तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में तो एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है, कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि दिखने में इतने छोटे होते हैं, हर चीज ठोस नजर आती है। देखा जाए तो एक इंसान भी इंसान के आर पार जा सकता है। इस बीच काम करते करते उनसे एक बोतल टूट जाती है। तभी उनके टीचर उन पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं क्लास में रहकर इन सभी केमिकल बोतल्स को जमाना होगा। जिस पर ओपनहाइमर का कहना था कि आज नील्स बोर का बड़ा लेक्चर है और मुझे वहां पर जाना है। नील्स बोर उस टाइम के जाने माने फिजिसिस्ट थे और इस वक्त उनका लेक्चर सुनने के लिए हर कोई उतारू हो चुका था। वहां के सभी टीचर और पूरी क्लास तो चली जाती है, लेकिन ओपनहाइमर से कहा जाता है कि तुम्हें इसी क्लास में बैठकर यहाँ के सारे केमिकल बोतल्स को जमाना होगा। गुस्से में आया ओपनहाइमर अपने टीचर के हिस्से में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और भीगते हुए बरसात में पहुंच जाता है उसी लेक्चर को अटेंड करने। अब यहाँ पर जब नील्स बोर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे तो उनका क्वेश्चन था बाकी पब्लिक से कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में। वहां पर ओपनहाइमर को उनसे एक क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीटेड था, क्योंकि सेम क्वेश्चन उन्होंने उससे लंदन में भी पूछा था। अब खैर ये उनकी सबसे बड़ी गलती कहा जाए या फिर उनकी किस्मत, क्योंकि अगले दिन उनके टीचर के सामने नील्स बोर भी खड़े थे और वहां ओपनहाइमर को अकेले बुलाया जाता है। मगर दिक्कत की बात यह थी कि ओपनहाइमर ने जिस सेब में पॉइजन इंजेक्ट किया था वो इस वक्त नील्स बोर के हाथों में था। नील्स बोर कहते हैं, देखो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, क्वांटम फिजिक्स में बहुत आगे है, लेकिन तुम्हारी थ्योरीज में थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी थ्योरीज को और मजबूत करो। इस शहर से कहीं दूर जाओ, एक कॉलेज का नाम तुम्हें बताता हूं, वहां तुम लॉरेंस से मिलो। वो तुम्हारी एटॉमिक एनर्जी में कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए उसमें हेल्प करेगा। उस वक्त न्यू मैक्सिको में फिजिक्स का आना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन्स एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब और इसी के साथ फिजिक्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ओपनहाइमर एक रशियन होने के बावजूद अमेरिका को पूरी शिद्दत से अपना चुका था। अमेरिका के लिए एटॉमिक एनर्जी पर कुछ एक नई खोज करके कुछ नया सामने लाने वाला था। अब यहाँ से कहानी काफी बार पैरेलल चलती जाती है, कभी कोर्ट रूम में आती है तो कभी प्रेजेंट में, तो कभी पास्ट में, तो कभी उस वक्त की झलकियां जब धमाका हो चुका था। यहाँ से कहानी को सिंप्लीफाई करते हुए मेन पॉइंट्स की बात करती हूँ। अमेरिकन्स और रशिया के बीच में कभी भी बना नहीं करती थी और उनके बीच की जो मेन कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट, जो इन दोनों ही देशों के बीच में झगड़े को भड़काने का काम किया करता था। एक दिन ऐसे ही एक कम्युनिस्ट की पार्टी में जब ओपनहाइमर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जीन नाम की लड़की से होती है। देखते ही देखते इनके बीच में प्यार हो जाता है और फिर इसके बाद इंटीमेट सीन आता है। ये मूवी अगर इंडिया में रिलीज हुई होती तो कब का बैन हो गई होती, क्योंकि गीता की कुछ पंक्तियां यानी कि संस्कृत के कुछ श्लोक जो पढ़े गए हैं सेक्स टाइम पर करते हुए। जीन ओपनहाइमर की फिजिक्स पर बहुत ही ज्यादा फिदा थी और वो जानती थी कि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा कारनामा होगा तो वो ओपनहाइमर के हाथों से ही होगा। यहाँ पर जीन उससे वो पंक्तियां पढ़वाती है जहाँ पर श्री कृष्ण ने लिखा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, विनाश का कारक हूँ, सभी का अंत मुझसे ही होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी प्रेरणाओं का होना भी जरूरी होता है और उन्हीं में से ये कुछ लाइंस थी जिन्हें ओपनहाइमर ने दिमाग में बैठा लिया था।
कुछ दिनों बाद ओपनहाइमर की मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो कि एटॉमिक बम पर फिजिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जहां कुछ थ्योरी ओपनहाइमर की गलत साबित हो रही थी, वहीं फिजिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब होते नजर आ रहे थे। इसी के चलते बहुत साल आगे निकलते हैं और यही ओपनहाइमर की मुलाकात होती है किटी हाइमर से, जो कि उनकी होने वाली वाइफ थी। रिलेशंस आगे बढ़ जाते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। इसी के साथ उनके रिलेशन जीन से भी थे और कई बार उससे मिलने के लिए भी जाया करते थे। मगर जीन हमेशा से कहती थी कि तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना चाहिए, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। लेकिन ओपनहाइमर का कहना था कि अब मेरी शादी हो चुकी है और हम इस रिलेशन में साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक दिन ओपनहाइमर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं ग्रोस, जो कि यूएस जनरल थे। उनका कहना था कि रशिया से हमें गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि वो लोग भी एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक बम पर काम कर रहे हैं। अगर हमसे पहले उनके पास ये ताकत आ गई तो ये हमारा खात्मा होने में बस कुछ ही पल लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस एटॉमिक साइंस में आपसे बढ़िया साइंटिस्ट कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए भी एक ऐसा ही बॉम्ब बनाएं। मगर इस काम के लिए लगने वाली थी बहुत सारी जगह, काफी सारे साइंटिस्ट और बहुत सारा पैसा। जिसके बाद अपने ही रिसोर्सेज से ओपनहाइमर कुछ साइंटिस्ट की टीम बनाता है और एक लॉस एल्मोस नाम की जगह पर, जो कि कभी पहाड़ों और खेतों जैसी लगा करती थी, वहां पर एक नकली शहर बसाया जाता है, ताकि साइंटिस्ट तो तभी खुश रहेंगे जब उनकी फैमिली उनके पास रहेगी। एक दिन अपने इक्वेशंस के चलते एडवर्ड नाम का एक शख्स उनके पास आता है और बताता है कि अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर इतनी सी भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे वो सारी की सारी तबाही आसपास के एरिया को अंदर कवर कर लेगी। इस बात की पुष्टि करने के लिए ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन के पास जाते हैं, जहां पर उनका कहना भी सेम ही था कि अगर तबाही हुई तो वो बड़े पैमाने पर होगी। अब यहाँ सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है। बातें ही बातें चलती रहती हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाता है। कोई कहता है आखिर आपने इसे पास ही क्यों किया, इतने बड़े बॉम्ब को बनाने के लिए। कोई कहता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये करना जरूरी था, क्योंकि अगर दुश्मन देश आगे निकल जाता तो हमारा खात्मा तो तय था। पूरे काम को करने में इन्हें 2 साल से ज्यादा का वक्त, 2 अरब डॉलर की लागत और हजारों लोगों की मेहनत लगी। इसी बीच ओपनहाइमर के पास खबर आती है कि मानसिक स्थिति के चलते जीन ने सुसाइड कर लिया है। इस बात पर वो टूट जाते हैं, क्योंकि जीन उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मगर ये वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि एटम बॉम्ब अपने पीक पर था, बस कुछ मेहनत और करनी थी। सभी साइंटिस्ट अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो एडवर्ड ने हाइड्रोजन का ऑप्शन भी इन्हें दिया था, जो कि एटम बॉम्ब से 1000 ज्यादा गुना पावरफुल था। मगर कोई भी अभी उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपनी इक्वेशंस के चलते ओपनहाइमर इस बात को जान गए थे कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब हमने बना लिया तो कोई और देश भी इसकी कॉपी किए बिना नहीं रहेगा, और अगर बाई चांस झगड़ा हो गया और वर्ल्ड वॉर 3 लड़ा गया तो ये दुनिया धूल में मिल जाएगी। और अब वक्त आ चला था फर्स्ट टेस्टिंग का, जहां पर एक छोटे से नमूने के साथ धमाका किया जाता है, और वो धमाका इतना बड़ा था कि इनके सर से इनकी टोपी तक उड़ गई थी। सब लोग अपने इस नमूने से बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, जहां पर उनसे अकॉर्ड पास कराना था कि ये बॉम्ब किस पर गिराया जाए। इस वक्त अमेरिका भी एक बड़ी ताकत और रशिया भी एक बड़ी ताकत, जिनके बीच में जापान लड़ रहा था। प्रेसिडेंट को अपना आसान शिकार जापान लगता है, जिनमें ये 16 जगहों को पॉइंट आउट करते हैं, और अब इनमें से इन्हें एक को चुनना था, जिसमें नाम आता है हिरोशिमा नागासाकी का। बेसिकली एटम्स जो होते हैं ये फ्यूजन्स पर काम करते हैं। जब तक एक फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा तब तक एटॉमिक एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं आ पाएगी। और इस चेन रिएक्शन में सबसे खास चीज जो काम में आती है वो होता है प्लूटोनियम। लेकिन परेशानी ये थी कि अगर बारिश आ जाए या फिर पानी गिर जाए तो फिर फ्यूजन रिएक्शन होने में मुसीबतें आ सकती हैं। जिस दिन इसकी फाइनल टेस्टिंग थी उस दिन बरसात आ जाती है, मगर अगले ही दिन जनरल ग्रुप्स को न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जिस पर इतने सालों से मेहनत की जा रही है वो काम भी करती है या नहीं। और इस आखिरी दिन के कुछ घंटों पर ही इतने सारे लोगों की उम्मीदें टिकी होती हैं, और फिर जाके फाइनली वो मोमेंट आता है जब सुबह के टाइम में बरसात थोड़ी सी थमती है। सभी लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसे धमाके की जिसने विश्व में अपना नाम रच दिया। ये धमाका इतना बड़ा था कि मीलों दूर बैठे लोगों के सर से टोपियां उड़ गईं, इनफैक्ट धरती तक हिल गई। अपने इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन में कामयाब होने के बाद में यूएस गवर्नमेंट तैयार थी इस बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराने के लिए। अब यहाँ पर बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराते हुए नहीं दिखाया गया है, बल्कि डायरेक्टली इसके रिजल्ट को दिखाया गया है कि जब ये बॉम्ब गिरा हिरोशिमा पर तो करीब 2,20,000 लोगों की जानें गई। इस खबर से यूएस गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर ओपनहाइमर इस बात से दुखी थे
कि उन्होंने कई सारे परिवार उजाड़ दिए, कई माँ से उनके बच्चे छीन लिए और बच्चों से उनका फ्यूचर छीन लिया। वो हादसा कितना दर्दनाक था, उनकी आंखों के सामने बस वही मंजर घूम रहा था। अब कुछ दिन बाद ओपनहाइमर को प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर ओपनहाइमर उनसे बोलते हैं, देखिए हमने इस टेक्नोलॉजी पर तो जीत हासिल कर ली है, मगर मैं चाहता हूं हम इसका प्रोडक्शन यहीं रोक दें, क्योंकि ऐसे परमाणु बम और भी बने तो बाकी देश हमारा मुकाबला करने के लिए ऐसे ही बम बनाएंगे और बाई चांस इन देशों में झगड़ा हो गया तो लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाएंगे और ऐसा हुआ तो खून से रंगे हाथों का श्रेय जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओपनहाइमर को। जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये बम तुमने नहीं मैंने गिराया है, लोग तुम्हें नहीं मुझे हत्यारा कहेंगे और ऐसा फ्यूचर में भी होता रहेगा। और यहाँ से कहानी कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सभी वकील, सभी पुलिस वाले और सभी साइंटिस्ट इस पर दलील देने लगते हैं कि आखिर कौन कौन जुड़ा हुआ था इस प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्ट्राउड, जो कि एक एंटी पर्सनैलिटी के रूप में काम कर रहे थे, इस मूवी में उनकी इंसल्ट करी थी ओपनहाइमर ने और यही रीजन था कि वो उनसे बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये सर्कमस्टेंसेस बनाए थे ताकि ओपनहाइमर मेंटली प्रेशर में आकर ऐसा हथियार बनाए जिससे दुनिया का विनाश हो सके। और तब आती है कहानी की साइलेंट कैरेक्टर यानी कि कैटी हाइमर, जो कि हमेशा से ही नशे में धुत रहा करती थी। बच्चे अगर रोते भी रहते थे तो ये कभी जवाब नहीं देती थी, मगर उस वक्त उनके पति यानी कि ओपनहाइमर पर बात आई तो उन्होंने खुलकर बोला कि ये सारी साजिश लेवी स्ट्राउस की है और एंड में इसका रिजल्ट यही निकलता है कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है और ओपनहाइमर पर लगे हुए सारे एलिगेशंस भी हट जाते हैं। और अब हमें यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है बिटवीन ओपनहाइमर और आइंस्टीन के बीच। ये वो वक्त था जब हाइड्रोजन बॉम्बिंग की कुछ इन्वेंशंस एल्बर्ट आइंस्टीन को दिखाई जाती है, जहां पर उनका कहना था कि ये तबाही का एक बड़ा रूप ले लेगी, तो कोशिश करना कि ये सारी चीजें रुक जाएं। और कहानी का एंड सिर्फ ये दिखाते हुए होता है कि मालूम तो ऑलरेडी ओपनहाइमर को चल चुका था कि अब हाइड्रोजन पावर भी वजूद में आएगी, लेकिन अगर वो वजूद में आए तो दुनिया में हर जगह सिर्फ तबाही तबाही होगी। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ओपनहाइमर की फुल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी या फिर आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के फ्रेश कंटेंट आपको मिलते रहें।